नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सांस्कृतिक विविधता देखकर विभोर हो रहे हैं दर्शक। नेहरू युवा केंद्र की अनूठी पहल। पिघलने लगी बस, स्पिनिंग व्हील में वार्ता के लिए माहौल तैयार, शीघ्र आएंगे नतीजे। अन्ना के समर्थन में आंदोलन खत्म, लोकपाल पर परिणाम से निराश हुए आंदोलनकारी। विशिष्ट अंदाज में निकली रैली, गाजे बाजे के साथ दिया बेटी बचाने का संदेश। अब समाचार विस्तार से। युवाओं के हाथ में देश की तकदीर। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वाकई युवाओं की सोच सकारात्मक है? क्या राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखने में युवा सक्षम हैं? इसी सोच को डेवलप करने के लिए नेहरू युवा केंद्र ने अनूठी पहल की है। हनुमानगढ़ जंक्शन में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता सप्ताह। राष्ट्रीय एकता सप्ताह यह स्लोगन है नेहरू युवा केंद्र की ओर से संचालित कार्यक्रम का। 19 दिसंबर तक दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के 7 राज्यों के प्रतिभागी पहुंच चुके हैं, जो अपने अपने प्रांतों के लोक संस्कृति की छटा बिखेरेंगे। सोमवार को कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। इसमें शामिल होने पहुंचे 7 राज्यों के करीब 150 प्रतिभागी। विभिन्न सत्रों में हुए आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुमन चावला ने भारत जानो विषय पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, आंदोलन, इतिहास और चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट, व्याख्याता आत्माराम अग्रवाल, जिला समन्वयक पंकज यादव, सुरेंद्र जलंधरा और महावीर प्रसाद आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि भारत की संस्कृति में विविधताएं हैं, फिर भी देश को एकता के सूत्र में पिरोने में सहायक है। यही हमारे देश की संस्कृति की खासियत है। खास बात है कि समारोह में भाग लेने पहुंचे विभिन्न प्रांतों के प्रतिभागी संबंधित राज्यों की लोक संस्कृति की छटा बिखेर रहे हैं, जिसे स्थानीय लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद प्रतिभाओं का मिजाज जानने का प्रयास किया स्काई चैनल ने। जब टीम दुर्गा मंदिर पहुंची तो कलाकार रिहर्सल में जुटे थे। आसाम की टीम लोक नृत्य की तैयारी कर रही थी। प्रबंधक अंजन शर्मा ने कुछ इस तरह बताया तैयारियों के बारे में। ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसको कहते हैं भूटाल नृत्य। ये क्षत्रिय संस्कृति है। असम का ये लोक नृत्य है। इसको श्री श्री शंकर देव ने सृष्टि किया है। ये इसका महत्वपूर्ण एक बात है कि ये जो डांस है, इस डांस को ताल लेकर, हाथ में ताल लेकर करते हैं और गाना, दूसरा लोग गाना गाते हैं। यहाँ यूज करते हैं हम खूल, जिसको कहते हैं खूल, नगारा, खूल, नगाड़ा, ताल। ये बेसिकली ये 3 यूज करते हैं और ये हम मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, गोवा, भारत का बहुत स्टेट में हम गया है। और ये हमारा असम का एक ग्रुप, असम से आए हैं। ये ग्रुप असम का एक बहुत बड़ा समन्वय सांस्कृतिक गोष्ठी कहते हैं हमारा एक ग्रुप को। ये असम का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कल्चरल ग्रुप है। इसमें हम 19 बच्चे इधर आ रहे हैं और ये हम सिखा रहे हैं। इन बच्चों के साथ हम 2009 से अभी तक ये इसको प्रशिक्षण ले रहा है, ये सीख रहा है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप हम ये इधर आ रहे हैं, राजस्थान आ रहा है, राजस्थान के लोगों को हमारा असमीज कल्चर अच्छा लगे। हमारे पास और कोई कल्चर लेकर आए हैं, जैसे बिहू डांस, ये हमारा जातीय उत्सव है। बिहू डांस लेकर आए हैं। और तिवा, लंखंग मिसवा कहते हैं, ये भी लेकर आए हैं। सत्रिया, ये भी लेकर आए हैं। और महोहो, जो मच्छर खेदने के लिए, खेत में मच्छर खेदने के लिए जो डांस करता है, वो फॉर्म हम लेकर आए हैं। और उसके साथ हमारा इंटरनेशनल लेवल में एक डांस हमने किया था, जिसका नाम है वो जो AR रहमान का माँ तुझे सलाम वंदे मातरम। ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है और ये प्रयास करने से ये अगर ये लगभग होते रहे तो इंडिया को कोई शत्रु ने हमको टकरा नहीं सकती है। हम एक है, कन्या है या कश्मीर है या कन्याकुमारी, ये हमने इंडिया एक है। हम ये लेकर आए हैं, हमारा जो मिसाल है ये हम यहाँ लेकर। पंजाब का नाम सुनते ही मन में उत्साह का संचार होता है। हो भी क्यों ना, पंजाब की माटी की खुशबू ही ऐसी है। भंगड़ा के बारे में कलाकारों ने विस्तार से न सिर्फ बताया बल्कि
नाच गाकर भी दिखाया। अपनी तस्वीर भेज दे, एक अपनी तस्वीर भेज दे, फुल साइज खिंचवा के हॉबी की तेरी, हॉबी की तेरी दस कलाकारों ने स्काई चैनल को बताया कि पंजाब 5 दरगाहों की धरती है। कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण संस्कृति भी खेती बाड़ी से जुड़ी है। पंजाब का मेन मोटिव है, जैसे सभी लोग जानते हैं कि पंजाब में 5 दरिया थे, पंजाब को 5 दरियाओं की धरती बोला जाता है। और जहाँ का जो भांगड़ा है मेन, वो इस खुशी में डाला गया था कि जब किसान की जो फसल पक्की होती है, वो फसल ऐसे झूमती है, तो वो फसल डांस करती को देख के वो अपनी जो मेहनत का फल लगा हुआ देख के किसान खुश होता है। उसके बाद वो उसको बेचकर जो पैसे कमाता है, पैसे कमाकर वो मेले में जाता है, एंजॉय करता है, और उसके लिए वो पंजाब का जो फोक डांस माना जाता है, झूमर डाला जाता है। तो उसके लिए हमारे पंजाब वाले शायर भांगड़े के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहे हैं, हो तूड़ी तांधारी सोनी बेच बट के लंबड़ा ते साह दा हिसाब कट के कच्चे मार मंजली आनंद छा गया, मारदा 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 दमा में जट मेले आ गया, मारदा दमा में जट मेले आ गया, मारदा दमा में जट मेले आ गया। तो वो अपनी फेस वगैरह जो फसल होती है उसको बेच के पैसे जेब में डाल के एंजॉय करता है, दान पुण्य करता है, तीर्थों पे मत्था टेकने जाता है, एंजॉय करता है। इसलिए भांगड़ा फेमस है, खुशी का प्रतीक है, और इसको हर जगह पर बहुत ही सत्कार मिल रहा है। कुछ भी हो, पंजाब के कलाकारों ने अवसर का जमकर लुत्फ उठाया। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के प्रयासों की सराहना की। उनका कहना है कि इससे काफी कुछ सीखने का मौका मिला। हमें तो सर ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें था कि पंजाब ही इतना रिच कल्चर है, मतलब हम नहीं मानते, लोग मानते हैं, मगर अब यहाँ पे आके तो हमें लगता है कि हर कल्चर ही बहुत रिच है, हमें हर कल्चर के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पे कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम है, राष्ट्रीय एकता प्रोग्राम है, हमें यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा, हर तरह का कल्चर जाने का मौका मिला। वरना हमें तो ऐसे ही था भांगड़ा ही है सारी दुनिया में, मगर भांगड़ा भी है, उसका अपना लेवल है। उसके बाद कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल की नाटी, और ये इतने अच्छे अच्छे डांस है, ये हमें यहाँ पे आके देखने के लिए मिले हैं। हम नेहरू युवा केंद्र को भाग्यदार मानते हैं। हिमाचल प्रदेश पहाड़ों के लिए जाना जाता है, वहां से भी आए हैं प्रतिभागी, गांव से जुड़े हैं। उनका कहना है कि राजस्थान आकर अच्छा लगा, देश की खूबसूरत संस्कृतियों को समझने का मौका मिला है। राजस्थान में आकर हमने जो सीखा, इस प्रकार से जिंदगी में पहले नहीं सीखा, क्योंकि भिन्न भिन्न राज्य से आए हुए प्रतिभागी, और हम खासकर मतलब हनुमानगढ़ नेहरू युवा केंद्र का बहुत आभारी है कि इन्होंने यहाँ पर आकर बुलाकर हमें जो भिन्न भिन्न राज्यों से संस्कृति और कार्यक्रम जो देखे, उसको देखकर हमें बहुत आनंद आया, और एक दूसरे के विचारों को और एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी गीत और नृत्य काफी फेमस है। खासकर शिव पार्वती से जुड़े गीतों का नृत्य को प्रभावी माना जाता है। कलाकारों का कहना है कि गीतों के माध्यम से धर्म का भी संदेश दिया जाता है। हम हिमाचल प्रदेश से पहाड़ी नाट्य गद्दी नृत्य लोक नृत्य लेके आए, और जो कि हमारा पहाड़ी हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी लोक नाट्य गद्दी वेशभूषा में जो जैसे मैंने जो लगाया है, चोला डोरा, और इसको बोलते हैं नोआचड़ी, हम गद्दी भाषा बोलते हैं नोआचड़ी और डोरा। ये चंद्रहार है, इसको चंद्रहार बोलते हैं। तो हम अपनी मतलब जो संस्कृति है उसको लेके यहाँ पर आए हैं। के बासी ढोली धारों के राजा, हरे राम हरे
नेहरू युवा केंद्र के गठन में महती भूमिका निभाने वाले दिलीप वर्मा कहते हैं कि युवाओं को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का खास महत्व है। 19 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में काफी संख्या में प्रतिभागी आए हैं, जो कार्यक्रमों के माध्यम से देश की विविध संस्कृतियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता शिविर युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसको नेहरू युवा केंद्र के द्वारा संचालित किया जा रहा है। 15 से 19 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें भारत की 8 राज्यों की टीमें हैं जो अपना कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करेंगी 5 दिन के दौरान। कार्यक्रम के दौरान वहाँ की लोक संस्कृति, लोक नृत्य, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में युवाओं की क्या भूमिका रहती है, इसी को दृष्टिकोण रखते हुए 15 से कार्यक्रम शुरू हुआ था। आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। कल परसों जो है 17-18 को इसके अन्य सेशन चलेंगे। राष्ट्रीय एकता के मद्देनजर रखते हुए समसामयिक विषयों को जोड़ते हुए ये जो कार्यक्रम है 2 दिन का रहेगा। शाम को इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने अपने राज्यों में क्या क्या कल्चर एक्टिविटी होती है, आसाम में कौन सी होती है, पंजाब में कौन सी होती है, हिमाचल में कौन सी होती है, एक दूसरे की लोक संस्कृतियों का आदान प्रदान एक मंच पे बैठ करके ये लोग इसको एक दूसरे में मिक्सअप हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई इसी को विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए इसका जो मैनिफेस्टो है इसको रखा गया है। आज लगभग 7 राज्य इसमें यहाँ पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं और सभी की अच्छी परफॉर्मेंस है। इसी को मद्देनजर 19 तक ये कार्यक्रम चले। स्पिनिंग मिल में प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद प्रबंधन ने बातचीत का दरवाजा खोला, लेकिन बात सिरे नहीं पहुंची। उम्मीद है कि 2 दिन में कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। बर्फ पिघलने लगी है। स्पिनिंग मिल में प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के बीच गतिरोध खत्म होने को है। एडीएम बीएल मेहड़ा के हस्तक्षेप के बाद महाप्रबंधक रामदेव गोयल ने सोमवार को श्रमिक नेताओं को बातचीत का न्योता दिया। करीब घंटे तक हुई वार्ता में गतिरोध टूटने के आसार बने। श्रमिक नेता रामकुमार ने वर्कलोड घटाने और जिन मजदूरों को अन्यत्र भेज दिया गया है उन्हें पुनः लगाने की मांग रखी, जिस पर महाप्रबंधक ने सकारात्मक तरीके से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। ऐसे में लगता है कि 2 दिन में अच्छी खबर आ सकती है और करीब 26 दिनों से बंद स्पिनिंग मिल फिर से खुलेगी। नागरिक सुरक्षा मंच का आंदोलन खत्म हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के समर्थन में मंच के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के सामने आंदोलन कर रहे थे। 5 दिन का आंदोलन, लेकिन परिणाम बेहतर नहीं। खुद ही आंदोलन खत्म करने की घोषणा करनी पड़े तो आंदोलनकारियों की मनोदशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। नागरिक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष शंकर सोनी इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल को लेकर रालेगण सिद्धि में अनशन किया। समर्थक होने के नाते सोनी ने भी टीम के साथ आंदोलन शुरू किया। 48 घंटे तक उपवास रखा, लेकिन अंत में अन्ना ने यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तुत लोकपाल बिल पर संतोष जाहिर कर दिया। सोनी ने कहा कि इससे हमें निराशा हुई है। ऐसे में आंदोलन खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जन लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना जी के अनशन के साथ ही हमारा अनशन चल रहा था, क्योंकि कल अन्ना जी ने स्पष्ट स्टेटमेंट दे दिया है कि जो सरकार बिल पास कर रही है वो चाहे विपक्ष शोरगुल करे तो भी उसे पास कर दिया जाए। इससे ऐसा जाहिर होता है कि अन्ना जी ने जो प्रस्तावित सरकारी लोकपाल बिल है उस पर सहमति दे दी है। ऐसी परिस्थितियों में अब आगे यहाँ स्थानीय स्तर पर आंदोलन को चलाया जाना किसी भी तरह से उचित नहीं रहे, इसलिए आज हम हमारा अनशन और ये कर रहे हैं। लेकिन ये अनिश्चितता और शंका हमें बनी हुई है कि जो सरकारी लोकपाल है उसमें जो मूल मुद्दे थे, सीबीआई की इंडिपेंडेंट करने के लिए, जन लोकपाल के अधीन रखने के लिए, सिटीजन चार्टर नहीं बनाए जाने के कारण और ऐसा हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे आंदोलन का लगभग गला घुट गया है। बेटी बचाने का संदेश, वो भी रैली के माध्यम से। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, लेकिन पहली बार निकली ऐसी रैली जिसमें
युवा वर्ग नाचते गाते नजर आ रहा था। नेहरू युवा केंद्र की ओर से निकाली गई रैली, संदेश बेटी बचाने का, नशा छोड़ने का। अलग अलग प्रदेशों से आए थे प्रतिभागी। पारंपरिक गणवेश में नाचते गाते युवा वर्ग पूरे उत्साह के साथ संदेश दे रहा था। इसमें खासतौर पर आसाम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश आदि के प्रतिभागी शामिल हुए। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। बारसंग हनुमानगढ़ में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सर्वसम्मति से चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद जैन को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। बार के चुनाव के लिए जो है तय किया गया, आरओ नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसमें आरओ के अंदर मुझे बनाया गया, मेरे सहायक के रूप में कासम अली राई एडवोकेट, शकुंतला भाटीवाल एडवोकेट, कानाराम जी वर्मा एडवोकेट और भगवानदास सिंह रोहिला एडवोकेट को नियुक्त किया गया। कल से जो आगे प्रोग्राम की सूचना देंगे। इस बार के सर्दी के सीजन की पहली धुंध आज देखने को मिली। सोमवार की सुबह धुंध के आगोश में हुई। मौसम में आए परिवर्तन का फसलों पर अनुकूल असर पड़ेगा। कनक, जौ की अच्छी पैदावार के लिए किसान इसी मौसम का इंतजार कर रहे थे। दिसंबर के 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी सर्दी का असर नहीं बढ़ना परेशानी बनी हुई थी। सोमवार की सुबह धुंध के आगोश में हुई, जिससे ठंड का असर बढ़ा और लोग घरों में दुबके रहे, जिससे लोगों की सुबह कुछ देरी से हुई। वहीं मौसम में परिवर्तन के बारे में जब कृषि उपनिदेशक डॉक्टर उदयभान से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किसान इसी मौसम का इंतजार कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से तापमान में हुई बढ़ोतरी चिंता का विषय थी, लेकिन आज तापमान में आई गिरावट और धुंध पड़ने से फसलों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अगर आगे भी ऐसा ही मौसम रहेगा तो कनक, जौ, सरसों की अच्छी पैदावार होगी और अगर तापमान बढ़ा तो फसलों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वहीं मौसम में नमी बनी रहने से पानी की मांग भी कम रहती है।
आज का जो मौसम ने बदलाव लिया है उससे धुंध आई है, उससे एक अच्छी बात ये निकल के आई है कि तापमान में भी गिरावट आई है और धुंध के असर से भी आने वाले सीजन में जो गेहूं और सरसों और जौ की जो फसलें हैं उस पर विशेष रूप से काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। पिछले 4-5 दिन से जो तापमान में एकदम बढ़ोतरी हुई थी, जो पिछले सालों की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो एक बार ऐसा लगा था कि तापमान ऐसा ही रहा तो शायद आने वाले समय में फसलों पे कुछ विपरीत प्रभाव पड़े, उनकी बढ़वार भी रुके, उनका जो इसको फोर्स्ड मैच्योरिटी है ऐसी स्थिति भी आ जाए। लेकिन मौसम क्योंकि बदल गया है, 4-5 दिन का इफेक्ट था जिससे एक बार थोड़ा सा एक किसानों में भी बहकी चीज़ थी, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। स्नातक परीक्षा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में बदलाव होने से विद्यार्थी परेशान हैं। ऑनलाइन सुविधा बंद होने से छात्र छात्राओं को घंटों कतार में खड़े होकर परीक्षा फॉर्म के चालान जमा करवाने पड़ रहे हैं। टाउन स्थित राजकीय एनएमपीएसी कॉलेज के कमरा नंबर 2 के बाहर छात्र छात्राओं की लंबी कतारें लगी हैं, जिसमें स्वयं पाठी विद्यार्थी स्नातक परीक्षा के लिए चालान फॉर्म जमा करवाने में जुटे हैं। ऑनलाइन सुविधा बंद होने से छात्र छात्राओं को घंटों कतार में खड़े होकर परीक्षा फॉर्म के चालान जमा करवाने पड़ रहे हैं। कतार में खड़े विद्यार्थियों का कहना है कि स्नातक परीक्षा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में बदलाव होने से छात्रों को फॉर्म जमा करवाने में काफी दिक्कत हो रही है। घंटों लाइन में खड़े रहने से हमारी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। पहले ऑनलाइन की सुविधा थी, अब वो बंद हो गया है, इसलिए कॉलेज में दिक्कत लगी बीए फर्स्ट ईयर एग्जाम की। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। शहर के डेंटिस्ट डॉक्टर विकास गुप्ता को स्टेट आईडीआई का कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया है। अपने मनोनयन पर विकास गुप्ता ने कहा कि आमजन में दांतों से संबंधित सुरक्षा और उपचार के लिए संदेश देंगे। दांतों की जो विभिन्न तरह की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना और उनके बीमारियों का उचित समाधान और इलाज करना। इस मौके पे मैं ये बताना चाहूँगा कि दांतों की बीमारियों से बचने का एक ही तरीका है, वो है उनका साथ संभाल और बचाव। दांत के अंदर अपने जीवन के आखिरी क्षण तक टिके रहने की क्षमता होती है, बशर्ते कि हम उसकी प्रॉपर देखभाल करें और उनका समुचित जांच करवाते रहें। सरकारी नौकरी में थे तो जनता की सेवा की और बदले में सरकार से वेतन व भत्ते जैसी सुविधाएं लेते रहे। अब सरकारी सेवा से रिटायर हो गए, लेकिन सेवा का सफर जारी है। ये है पेंशनर समाज के पदाधिकारी। सबके सब सरकारी अफसर थे। सेवा की निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद रिटायर हो गए। सरकारी सेवा में रहते इन्होंने जनता की खूब सेवा की। बदले में सरकार से नियमानुसार सुविधाएं मिलती रही। अब रिटायरमेंट के बाद भी सेवा का सफर जारी है। यह संभव हो रहा है राजस्थान पेंशनर समाज के बैनर तले। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित पेंशनर हॉल, यही कार्यालय है इनका। यहीं पर आकर सुख दुख की बातें शेयर करते हैं ये। आखिर कब हुई पेंशनर समाज की स्थापना? स्काई चैनल के इस सवाल पर अध्यक्ष आरएल कक्कड़ कहते हैं कि जिला बनने के साथ ही 21 जुलाई 1994 को पेंशनर समाज का गठन किया गया था। प्रथम अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल हुआ योगराज शर्मा को।
दूसरे अध्यक्ष थे निरंजन लाल यादव। तीसरे अध्यक्ष बने जेके गुप्ता और इसके बाद आरएल कक्कड़ को अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उनका कार्यकाल जारी है। मौजूदा टीम में मदन लाल धिंगड़ा, एसके गुप्ता और नवल किशोर करमचंदानी उपाध्यक्ष हैं और सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं देवकी नंदन जोटिया। कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है गिरधारी लाल कालड़ा के पास और प्रचार मंत्री का जिम्मा निभा रहे हैं सादी लाल बहल। संस्था का मकसद है पेंशनरों की समस्याओं का निस्तारण करवाना, लेखा और सेवा संबंधी शिकायतों का निस्तारण करवाना तथा सामाजिक सरोकारों को मूर्त रूप देना। राष्ट्रीय पेंशन समाज हनुमानगढ़ शाखा का जो मुख्य उद्देश्य है वो पेंशनर समाज की जितने भी पेंशनर्स हैं उनके अकाउंट संबंधी, सेवा संबंधी नियम उनका निस्तारण करवाना, परेशानियों का, ये सबसे मुख्य कार्य है। आखिर पेंशनर समाज की आवश्यकता क्यों पड़ी? अध्यक्ष आरएल कक्कड़ कहते हैं कि समस्याओं का निस्तारण करवाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में संस्थागत तरीके से ही समाधान की आस नजर आई। पेंशनर की स्थापना इसलिए हुई कि पहले जो भी समस्याएं होती थी पेंशनर्स को, उनको कोई गवर्नमेंट आइडेंटिफाई नहीं करती थी। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी के केस को कर ले और ये महसूस किया गया कि जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो मतलब कोई मांग सरकार से लेना संभव नहीं है। इसलिए एक इस ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया और इसका प्रांतीय कार्यालय जयपुर में रखा गया। प्रांतीय कार्यालय के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो श्री डीसी गुप्ता हैं, जो रिटायर्ड डायरेक्टर ट्रेजरीज हैं। तो इससे मतलब हमें जो ना ये समाधान जल्दी मिलने लगता है। अब तक की उपलब्धियों के बारे में आरएल कक्कड़ कहते हैं कि उत्तराखंड त्रासदी में संगठन ने 2 लाख से अधिक की राशि प्रधानमंत्री सहायता कोष में भिजवाई। राजस्थान में यह राशि सर्वाधिक थी। अपने देश पे, प्रदेश पे कभी भी कोई समस्या आई है उसके लिए हनुमानगढ़ शाखा बढ़ चढ़ करके अपने योगदान देती है और हम हमेशा पैसा देते रहे हैं, इकट्ठा करते रहे हैं। और इस बार जो उत्तराखंड त्रासदी थी उसके लिए हनुमानगढ़ शाखा ने 1,73,000, जिसमें रावत साहब हमारी उपशाखा का भी योगदान है, और प्लस 35,000 रुपया हमारे संगरिया उपशाखा ने अलग से एसडीएम संगरिया को दिया था। इस तरीके से 2 लाख कुछ हजार रुपया हमने जो है ना इस उत्तराखंड त्रासदी में अपना योगदान दिया है। पेंशनरों का कहना है कि वे सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में नहीं सोचते, सामाजिक सरोकारों से पूरा ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि कैनाल कॉलोनी स्थित डिस्पेंसरी को सैटेलाइट अस्पताल का दर्जा देने के लिए पेंशनर समाज ने संघर्ष किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मांग को उचित बताया और तत्काल मंजूरी दे दी। यह अलग बात है कि आज तक मरीजों को राहत नहीं मिल पाई। हमारे पेंशन समाज की ओर से सामाजिक सरोकार के संबंध में भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। कैनाल कॉलोनी हॉस्पिटल जो डिस्पेंसरी थी उसको हमने 2007 के अंदर राज्य सरकार से मंजूर करवाया। सैटेलाइट हॉस्पिटल के रूप में उन्होंने किया, लेकिन उसकी अभी पूरा जो है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। और अभी वहाँ 4 डॉक्टर का पोस्टिंग है और 30 बेड का हॉस्पिटल स्वीकार है, लेकिन उसमें आज तक किसी भी मरीज को उन्होंने एडमिट नहीं किया है। इस संबंध में हम प्रयास कर रहे हैं। पिछली सरकार ने 2007 से वसुंधरा सरकार ने ये हॉस्पिटल स्वीकार किया था और अब उनकी सरकार आ गई है, तो इसको दोबारा इस मामले को उठा करके इसका वो करवाना था। आखिर में हमने पूछा कि आखिर पेंशनर डे 17 दिसंबर को क्यों मनाते हैं। अध्यक्ष आरएल कक्कड़ ने कहा कि कोर्ट ने 17 दिसंबर के दिन ही निर्णय दिया था, जिसमें कहा था कि पेंशन पाना कर्मचारियों का हक है, न कि खैरात। इसलिए हर साल इस दिन पेंशनर दिवस मनाते हैं। पेंशनर डे हम जो इसलिए मनाते हैं कि 17 दिसंबर 1982 को सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि पेंशनर को जो पेंशन दी जाती है वो उनका एक अधिकार है, ये कोई खरायत नहीं है, सरकार खरायत के रूप में नहीं देती। इसलिए ऑल ओवर इंडिया जो है पेंशनर डे को 17 दिसंबर 1982 से मनाते आ रहे हैं। चूरू विधानसभा क्षेत्र में 13 दिसंबर को हुए मतदान के बाद आज मतगणना हुई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ लगभग 24,000 मतों से विजयी हुए। उन्होंने वर्तमान विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी मकबूल मंडेलिया को पराजित किया।
राजस्थान विधानसभा में भाजपा को 2/3 से अधिक बहुमत मिलने पर कार्यकर्ताओं की खुशी अभी थमी भी नहीं थी कि उन्हें एक और मौका मिल गया खुशी मनाने का। चूरू से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह राठौड़ की जीत का समाचार मिलते ही टाउन स्थित राठौड़ के निवास पर कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल खेलकर खुशी मनाई। ढोल की थाप पर नाचते हुए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। राठौड़ के निवास पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। जीत का समाचार मिलते ही कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। जंक्शन में भी भाजपा कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी की जीत का जश्न मनाने से नहीं चूके। सभी कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जीत का इजहार किया। इस अवसर पर भाजपा नेता विकास गुप्ता ने कहा कि पार्टी की ऐतिहासिक जीत से सभी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की ऐतिहासिक जीत के ऊपर लगातार 6 बार, छठी बार वो चुनाव जीते हैं। उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए यहाँ कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यकर्ताओं के अंदर एक बेहतर उत्साह है। 162 सीटों के जबरदस्त बहुमत के साथ एक और इजाफा हुआ उसके अंदर। आज हमारी 163 सीटों बहुत भारी बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर हमने एक इतिहास बनाया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।